नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो अपनी क्लास चल रही थी एनिमल हस्बेंड्री और उसके अंदर अपने पढ़ रहे थे पशु आहार। तो जो अपनी लास्ट क्लास हो गई थी उसमें अपनों ने क्या क्या पढ़ा? उसमें अपने पढ़ा जीवन निर्वाह आहार, ठीक है। एक उत्पादन आहार, एक पढ़ा ज्ञाबीन आहार, ठीक है। एक पढ़ा संतुलित आहार, ठीक है। तो ये सब कुछ अपनों ने पढ़ लिया। तो अब जो अपने इसके बाद में जो पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज अपने पढ़ेंगे काफ फीडिंग के बारे में। क्या चीज है? काफ फीडिंग। काफ किसको बोलते हैं? तो जो बछड़ा होता है ना उसको बोलते हैं काफ। किसको? बछड़ा, ठीक है। तो काफ फीडिंग अपने पढ़ेंगे कि जो बछड़े का जन्म होता है, ठीक है, तो उस समय अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसको क्या क्या खिलाना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कि बछड़े की उम्र है वो है 1 से 3 दिन, ठीक है। और अपने खिलाएंगे उसको, एक तो है दूध या खीस। उसके बाद में आएगा काफ स्टार्टर, काफ स्टार्टर, ठीक है। उसके बाद में आएगा हे। हे क्या था? सूखा चारा। तो अपने बात करते हैं कि जब बछड़ा है ना 1 से 3 दिन का होगा, जब बछड़ा 1 से 3 दिन का होगा ना तो उसको खीस पिलाएंगे। कितना खीस पिलाएंगे ये नहीं है कि खीस जो जितनी इच्छा चाहिए उतना पिला दिया, इतना खीस पिलाना है अपने को शरीर भार का 1/10, ठीक है। जैसे शरीर भार है बछड़े का 10 kg, तो अपने उसको खीस कितना पिलाएंगे? 1 kg, ठीक है। एग्जाम्पल 10 kg शरीर भार है तो उसको खीस पिलाएंगे 1 kg। उसके बाद में अपने काफ स्टार्टर की बात करते हैं। तो 1 से 3 दिन की जब आयु होगी ना तो उस समय अपने काफ स्टार्टर नहीं देंगे, ना ही अपने हे खिलाएंगे। क्यों नहीं खिलाएंगे? क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर लगभग 6 महीने तक है ना जो बछड़ा है उसके अंदर रूमेन का विकास होता रहता है। 6 महीने के बाद में उसका पूर्णतः विकास होता है। हालांकि विकास स्टार्ट कब हो जाता है? 1 महीने की आयु के बाद में। तो 1 महीने की आयु हो जाती है ना उसके बाद में ये उसकी पाचन क्षमता है वो बढ़ जाती है। उसके बाद में बात आती है कि 1 से 3 दिन तक तो ये प्रोसेस होगी। अब आती है 4 से 15 दिन। 3 तो आ ही गया, तो 4 से 15 दिन की आयु है बछड़े की। तो अब उसको क्या पिलाएंगे? तो उसको खीस है ना वो बंद कर देंगे पिलाना। अब उसको पिलाएंगे दूध। दूध कितना पिलाएंगे? उतना ही, 1/10 भाग, ठीक है। तो 1/10 भाग वाला आप फंडा समझ गए होंगे कि अगर शरीर भार 10 kg है तो उसको 1 kg खीस पिलाएंगे, उसी हिसाब से दूध भी 1 kg पिलाएंगे उसको। और स्टार्टर और जो है ये भी उसको नहीं देंगे। अब आयु होगी है उसकी 15 दिन से 21 दिन। 15 दिन से 21 दिन की आयु है वो बछड़े की होगी है, तो उसको अपने दूध पिलाएंगे 1/10 भाग। और जो ये स्टार्टर और है ना ये भी खिलाएंगे पर कम मात्रा के अंदर, हल्की मात्रा में, ठीक है। और है भी अपने हल्की मात्रा के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं 21 दिन की आयु होगी है बछड़े की, तो जो दूध है ना ये धीरे धीरे कम कर देंगे, दूध धीरे धीरे कम। और ये जो स्टार्टर और है ना ये भी धीरे धीरे कम कर देंगे, धीरे धीरे कम। तो ये बात होगी बछड़े की, ठीक है। इसके अंदर दो चीजें अपने को और ध्यान में रखनी है, वो है नोट लगा के लिखनी है कि जो है और स्टार्टर है ना ये 15 दिन की आयु के बाद में स्टार्ट करने हैं। क्या? है और काफ स्टार्टर। ये क्वेश्चन आता है कि है और स्टार्टर है ना बछड़े को कितने दिन के बाद में खिलाना चाहिए या कितने दिन की आयु पर खिलाना चाहिए? तो कितने दिन की आयु पर? 15 दिन के बाद। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है वो होती है वीनिंग। क्या? वीनिंग।
विनिंग। विनिंग क्या होता है कि जब बछड़ा है ना 3 माह का हो जाता है ना, तो उसको अपनी जो माँ होती है उससे अलग कर देते हैं या उसका दूध छुटवा देते हैं। यानी कि 3 माह का जब बछड़ा हो जाता है तब बछड़े को मादा का दूध पिलाना बंद कर देना चाहिए। इसको बोलते हैं विनिंग। ठीक है। और इस समय मादा का दूध है वो पशु जो बछड़ा है वो पी रहा है, तो इसको ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं सकलिंग। क्या? सकलिंग। सकलिंग। सकलिंग किसको बोलेंगे? जब तक जो बछड़ा है वो अपनी मादा माँ है उसके साथ रह रहा है तो उसको बोलेंगे सकलिंग, और जब अपने उसको अलग कर देंगे तो उसको बोलेंगे विनिंग। ठीक है। तो ये जो काफ फीडिंग है ये पूरा हो गया। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि ये जो काफ स्टार्टर है ना ये क्या चीज है। अब अपने बात करते हैं काफ स्टार्टर की। इसमें 2 टर्म आप ध्यान रखना, एक तो मैंने विनिंग की बताई आपको, एक बताया मैंने सकलिंग। ठीक है। अब बात आती है काफ स्टार्टर। काफ स्टार्टर किसको बोलेंगे? जब बछड़ा छोटी उम्र का होता है या कम आयु का होता है तो उस समय अपने उसको हल्का प्रोटीन युक्त या पोषक तत्व युक्त भोजन देते हैं, उसको बोलते हैं काफ स्टार्टर। कम उम्र में या कम उम्र के बछड़े को दिया जाने वाला हल्का पोषक तत्व युक्त आहार, तो उसको बोलते हैं काफ स्टार्टर। ठीक है। अब काफ स्टार्टर के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, वो उनका ध्यान रखना है। ठीक है। तो एक होता है डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन। ठीक है। डीसीपी यानी कि पच्य क्रूड प्रोटीन। तो ये कितना होता है? ये होता है 19%। ये ध्यान रखना है आपको, 19%। उसके बाद में आता है क्रूड प्रोटीन। ठीक है। क्रूड प्रोटीन तो इसकी मात्रा कितनी होती है? 25%। उसके बाद में आता है टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट। ठीक है। कुल पच्य पोषक तत्व, तो ये कितने होते हैं? ये होते हैं 75। तो काफ स्टार्टर अपन ने पढ़ लिया। काफ स्टार्टर के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखनी है। डीसीपी कितना होता है? कुल यानी कि पच्य क्रूड प्रोटीन ये होता है 19%। ठीक है। और जो क्रूड प्रोटीन होता है ये होता है 25%। और टीडीएन यानी कि टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट, कुल पच्य पोषक तत्व ये होता है 75%। तो ये काफ स्टार्टर है, ये कंप्लीट हो गया अपना। इसके बाद में अपने पढ़ते हैं कि जो चारा और दाना है ना उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उन दोनों में अंतर क्या होता है। चारा और दाना इन दोनों में अंतर क्या है, इससे भी क्वेश्चन आता है, ये भी मैं आपको बताता हूं। कि चारा दाना है ना उसमें अपने कैसे अंतर करेंगे। एक तरफ आ गया चारा, एक तरफ आ गया दाना, तो यहां पे आ गया जो अपने कंपैरिजन करेंगे अंतर या तथ्य या घटक। ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि जो चारा है या दाना है इसके अंदर क्रूड फाइबर, ये क्रूड फाइबर क्या होता है? फाइबर होता है ना जो ये पेट की सफाई के अंदर काम में आता है। इसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती पर ये पेट की सफाई के अंदर काम में आता है। हालांकि ये फलों से भी प्राप्त होता है, अपनों को सलाद से प्राप्त होता है। क्रूड फाइबर चारे के अंदर कितना होगा? ये होगा 18% से अधिक। कई बार क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा आता है CF मोर देन 18%। और अगर यही बात करते हैं अपने दाने के अंदर तो दाने में कितना होगा?
18% से कम, यानी कि CF लेस देन 18%। उसके बाद में अपने बात करते हैं टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट। तो जो टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट होते हैं ना, ये चारा होता है ना, चारा के अंदर आप समझ सकते हो कि चारा है ना, जो उसके अंदर प्रोटीन कम ही होगा, या पोषक तत्व होते हैं वो कम होते हैं, और जो दाना होता है उसके अंदर ज्यादा होते हैं। तो जो चारा इसके अंदर TDN कितना होगा, इसके अंदर होगा 60% से कम कम, ठीक है। और जो दाना होगा ना, इसके अंदर TDN होगा, वो होगा 60% से अधिक। यही दो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और ज्यादा खास नहीं है, और आप है ना आसानी से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर इसका फंडा आपको समझ में आ गया है। ऊर्जा, ऊर्जा किससे ज्यादा मिलेगी, तो चारा है, सीधा हरा चारा है, इससे ज्यादा ऊर्जा नहीं मिलती, दाने से ज्यादा ऊर्जा मिलती है। तो इसके अंदर कम ऊर्जा होगी, और जो दाना है इसके अंदर अधिक ऊर्जा होगी। अब बात आती है कि पाचकता, पाचकता किसकी ज्यादा होगी, चारा आसानी से पचेगा या दाना। तो चारा मैंने आपको पहले बताया, इसमें क्रूड फाइबर होगा, तो ये पेट की सफाई के अंदर काम में आता है, ज्यादा पचने पुचने में इसका ज्यादा योगदान नहीं होता, ठीक है। तो जो पाचकता होती है वो होती है कम, और जो दाना होती है ना, इसकी पाचकता होती है अधिक अधिक। उसके बाद में घनत्व, घनत्व की अपने अगर बात करें ना, तो पर इकाई, क्या पर इकाई वजन किसका ज्यादा है, तो जो चारा है वो ज्यादा स्पेस घेरेगा, अगर इतना सा क्षेत्र है तो उसके अंदर चारा ज्यादा स्पेस घेरेगा, ठीक है। पर जो दाना है ना वो कम स्पेस घेरेगा, पर इसमें वजन ज्यादा होगा, तो जो घनत्व होता है वो चारे का कम होता है, और जो दाना है इसका अधिक होगा। तो ये चारा और दाना, इन दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद में अपने बात करते हैं जो अपने तूड़ी खिलाते हैं ना पशु को, तूड़ी क्या होती है, गेहूं होती है ना, जो उसको जब अपने हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो दाने एक तरफ हो जाएंगे, और जो पीछे भूसा बचेगा उसको अपने तूड़ी बोलेंगे, ठीक है। भूसा जो उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रो। और अपने बात कर रहे हैं गेहूं का, क्योंकि मेनली अपने यही यूज करते हैं, तो इसके अंदर भी अपने को ध्यान रखना है टोटल टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट कितने होंगे इसके अंदर, 46%, नहीं 40%, ठीक है। और जो पाचकता होती है ना वो होती है 46%। अब बात आती है कि डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन, इसके अंदर कितना होता है, 0%, और जो क्रूड प्रोटीन होता है ना वो होता है 3%। ये आपको याद रखना है। ये किससे है, ये गेहूं, या जो तूड़ी होती है ना गेहूं की, वो अपने ज्यादातर वही काम में लेते हैं, कोई भी फार्म होगा या कोई भी गौशाला होगी, उसके अंदर ज्यादा जो गेहूं का स्ट्रो होता है वही काम में लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप। टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट यानी कि कुल पाच्य पोषक तत्व 40% होंगे इसके अंदर, पाचकता कितनी होगी, 46%। और जो डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन होता है ये 0% होता है इसके अंदर, और क्रूड प्रोटीन है वो होगा 3%। अब अपने बात करते हैं चारा होता है ना जो, उसके कितने प्रकार होते हैं, यानी कि चारा उसको अपने कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चारा के प्रकार या फोडर टाइप, फोडर टाइप्स। तो चारा होता है ना वो दो प्रकार का होता है, जो अपने चारे वाला जो फोडर कंजर्वेशन वाला जो टॉपिक पढ़ा था ना अपने, उसके अंदर मैंने आपको बताया था, एक तो होता है सूखा चारा, सूखा चारा, ठीक है। एक होता है गिल्ला चारा, गिल्ला चारा, या इसको बोल सकते हैं अपने हरा चारा। जो सूखा चारा होता है ना इसके अंदर नमी होगी ना, जो यानी कि मॉइस्चर या आर्द्रता, नमी, ये कितनी होगी, हे के अंदर मैंने कितनी बताई थी आपको, 14 से 15%। और जो ड्राई मैटर यानी कि शुष्क पदार्थ,
ड्राई मैटर यानी कि शुष्क पदार्थ कितना बताया मैंने आपको, 85 से 90%। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, हे, भूसा। भूसा किसका, जैसे गेहूं की स्ट्रा अभी अपने जो बात की थी, ठीक है। और ये किन किन से बनेगा ये भी ध्यान रखना। तो जो है वो किन किन से बन रहा था, लेग्यूम क्रॉप से। और लेग्यूम क्रॉप से क्यों बन रहा था, क्योंकि उनके अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है। तो किन किन से बनेगा, ये बनेगा रिजका, बरसीम, जई, जो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको नमी का ध्यान रखना है, और एक ये रिजका और बरसीम याद रखना है। अब अपने बात करते हैं हरा चारा। तो हरा चारा हो तो इसके अंदर नमी कितनी बताई मैंने आपको, साइलेज बनाया था ना, उस समय मैंने आपको नमी बताई थी इसमें 60%। और जो ड्राई मैटर यानी कि शुष्क पदार्थ, शुष्क पदार्थ कितना होता है, 30 से 40%। या जो साइलेज होगा उसके अंदर तो 60% नमी होगी, और जो सीधा हरा चारा है, जैसे अपने जवार काट के लेके आ रहे हैं खेत से, या मक्की काट के लेके आ रहे हैं, तो उसके अंदर नमी होगी 80%। तो आप ये ध्यान रखना 60 से 80%। और उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के अंदर आ जाएगा साइलेज और हरा चारा। साइलेज किससे बनता है, मक्का से, मक्का, बाजरा, ज्वार। और हरा चारा आप समझ ही सकते हैं, जैसे नेपियर घास हो गया, सूडान घास हो गया, दामन घास हो गई, वो सब कुछ। तो ये चारे के प्रकार है, दो प्रकार का चारा होता है, सूखा चारा और हरा चारा, जो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में अपने बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर है ना, चारे वाली कौन कौन सी फसलें हैं, प्रमुख फसलें कौन कौन सी है चारे वाली। राजस्थान की प्रमुख चारे वाली फसलें, तो अपने जो चारे वाली फसल है ना, उनको 3 तरीके से बांट सकते हैं। तो सबसे पहला आता है दलहनी चारा या लेग्यूम, लेग्यूम क्रॉप्स या फोडर। तो लेग्यूम के अंदर कौन कौन सी आएगी, लेग्यूम के अंदर आएगी रिजका। रिजका होता है ना, इसको बोलते हैं अल्फा अल्फा, ठीक है। एक इसका नाम होता है लूसरन। अब हम बात करते हैं इसका बोटनिकल नेम क्या होगा। तो इसका बोटनिकल नेम होगा मेडी कागो सेटाइवा, मेडिकागो सेटाइवा। और जो 2 नंबर पे है वो है बरसीम। बरसीम का क्या नाम होगा, तो जो बरसीम का जो बोटनिकल नेम है ना, ये आप याद रखना, इसका नाम होगा ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम, ठीक है। तो रिजका और बरसीम। इसके बाद में आएगा दलहनी चारे के अंदर चंवला, गुआर और लोबिया। इसमें गुआर का नाम है ना, आप याद रखना, साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा, साइमोप्सिस टेट्रागोना लोबा। तो ये तो हो गया दलहनी चारा। इसके बाद में अपने बात करते हैं अदलहनी चारा। कौन सा चारा, अदलहनी, अदलहनी चारा है या अनाज वाला, अनाज वाली। तो अदलहनी के अंदर कौन सा आएगा, अदलहनी है ना जो, उसके अंदर आएगा मक्का,
बाजरा, ज्वार। तो मक्का का क्या बॉटनिकल नेम होगा? जिया मेज, जिया मेज। और जो बाजरा होगा उसका पेनिसिटम ग्लूकम। और जो ज्वार होगा इसका सोरगम बाइकोलर। तो जो प्रमुख फसलें हैं राजस्थान के अंदर वो कौन कौन सी थी? दलहनी होगी, उसके बाद में अदलहनी। अब एक और बचेगी, वो है घासे। 3 नंबर पे है घासे, यानी ग्रासेज। तो ग्रासेज के अंदर कौन सा आएगा? तो इसके अंदर सबसे पहला आता है पेनिसिटम परप्यूरियम। पेनिसिटम परप्यूरियम, ठीक है। उसके बाद में आएगा दामन घास, सेवन घास, सूडान घास। ये जो सूडान घास है ना, ये ज्वार के क्रॉस से ही बनाई गई है, इसलिए इसका कोई बॉटनिकल नेम है नहीं। तो जो राजस्थान के अंदर चारे वाली फसल है वो है 3 प्रकार से, दलहनी, अदलहनी और घासे। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि जो अपने चारे वाली फसलें खिला रहे हैं ना, तो इनके अंदर विषैले पदार्थ भी पाए जाते हैं, तो उनको भी अपने मद्देनजर रखना पड़ता है। तो अपने बात करते हैं विषैले पदार्थ। विषैले पदार्थ, तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ज्वार। ज्वार का क्या बॉटनिकल नेम बताया मैंने आपको? तो वो बताया सोरगम बाइकोलर। ज्वार के अंदर क्या पाया जाता है? धुरीन या HCN, ठीक है। तो जो धुरीन या HCN होता है ना, इससे अगर इसको ज्यादा मात्रा में खा लिया ना पशु ने, तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसके अंदर कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? HCN या धुरीन। अब इसको दूर कैसे करेंगे? तो अपने को बचना चाहिए कि जब ज्वार है ना वो 40 दिन की हो गई है, ठीक है, तो 40 दिन से पहले अपने ज्वार है ना वो पशुओं को नहीं खिलाएंगे। और एक नी स्टेज हो जाती है ना जब, कौन सी स्टेज? नी स्टेज। ये नी स्टेज क्या होता है? तो जब ज्वार की हाइट है ना घुटनों तक हो जाती है, तो उसके बाद ही अपने को ज्वार है वो पशुओं को खिलानी चाहिए, उससे पहले नहीं खिलानी चाहिए। और एक जो ये ज्वार है ना, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट और पड़ता है। जो अपने नेक्स्ट क्रॉप, अगर जैसे अब की बार ज्वार बीजी हुई है और इसके बाद में अगर अपने दूसरी क्रॉप की बुआई करते हैं, ठीक है, तो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वो नेगेटिव इम्पैक्ट कौन सा होता है? नाइट्रोजन इफेक्ट। कौन सा होता है? नाइट्रोजन इफेक्ट। इसमें क्या होता है? तो ये जो ज्वार है ना, ये खेत से ज्यादा नाइट्रोजन एक्सजॉस्ट कर लेती है, ठीक है। एग्जॉस्ट का मतलब कि ये ज्यादा नाइट्रोजन ले लेगी। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट क्रॉप होगी ना, उसके अंदर येलोइंग की समस्या आती है। तो जो नेक्स्ट क्रॉप होगी उसके अंदर अपने को नाइट्रोजन एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो नाइट्रोजन इफेक्ट भी आप समझ गए। उसके बाद में अपने बात करते हैं कपास। कपास की जो खल होती है ना, उसके अंदर भी एक विषैला पदार्थ होता है। वो कौन सा होता है? गोसिपोल। गोसिपोल। तो गोसिपोल से अपने कैसे बच सकते हैं? आयरन सल्फेट से उपचारित करेंगे अपने, तो इसके बाद में ये गोसिपोल है इसकी मात्रा कम हो जाएगी। उसके बाद में होती है लूंग या लूंग। ये क्या होता है? ये जो मैंने आपको पढ़ाया था ना फॉडर कंजर्वेशन के अंदर, जो खेजड़ी या जांटी होती है उनकी पत्तियों को जब अपने चारे के रूप में उपयोग में लेते हैं तो उनको बोलते हैं लूंग या लूम। इसके अंदर कौन सा होता है? टेनिन होता है, टेनिन। इसके बाद में होती है मूंगफली। तो जो मूंगफली की खल होती है ना, उसके अंदर भी एक विषैला पदार्थ होता है, उसको बोलते हैं एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन। ये क्या है एफ्लाटॉक्सिन? ये एक कवक है, एस्परजिलस फ्लेवस नामक एक कवक है। उसकी वजह से ना एफ्लाटॉक्सिन मूंगफली के अंदर बन जाता है। कौन सा कवक है? एस्परजिलस फ्लेवस।
तो जो विषैले पदार्थ है वो अपने पढ़ लिए। ज्वार है उसके अंदर HCN होता है, कपास है उसके अंदर गोसिपोल होता है, लूंग या लूम है उसके अंदर टैनिन होता है, और जो मूंगफली की जो खली होती है ना उसके अंदर होता है वो एफ्लाटॉक्सिन। और जो ये मूंगफली की खली है ना, इससे भी एक क्वेश्चन आता है कि मूंगफली खली है ना, इसके अंदर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, वो कितनी होती है 7.3। हालांकि सबसे ज्यादा होती है कुसुम के अंदर। अगर कुसुम है ना छिली हुई है तो उसके अंदर ज्यादा नाइट्रोजन होगी, अगर छिलके वाली है तो उसके अंदर 6.2 होगी। पर जो अगर मूंगफली का अगर आंसर ऑप्शन के अंदर है तो मूंगफली अपने टिक करेंगे। उसके बाद अपने बात करते हैं कि जो चारागाह होता है ना, ग्रेजिंग लैंड जिसको बोलते हैं अपने, यानी कि जैसे अपने गांव के अंदर बोलते हैं गोचर भूमि, चारागाह या ग्रेजिंग लैंड या गोचर भूमि, ठीक है। तो गोचर भूमि क्या होती है, जहां पे पशुओं को अपने चराने ले जाते हैं, ठीक है। तो ये होती है दो प्रकार की, एक तो होती है प्राकृतिक और एक होती है कृत्रिम। इसके अंदर यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा कि सबसे उत्तम विधि, सबसे उत्तम चारागाह की विधि कौन सी है। नोट, रोटेशन फीडिंग होती है ना, या रोटेशन ग्रेजिंग लैंड, रोटेशनल फीडिंग, ठीक है, या फिर चक्रात्मक चारागाह। ये मैं बताता हूं आपको क्या होता है। चक्रात्मक चारागाह है ना, ये सर्वोत्तम विधि है, सर्वोत्तम विधि। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जैसे अपने एक बार पशु को कोई खेत के अंदर चराने ले जा रहे हैं, ठीक है, तो हर समय अपने उसी खेत में नहीं लेके जाएंगे। क्यों नहीं लेके जाएंगे, जैसे ये खेत है, ठीक है, तो इसके अंदर अपने पशु का जो झुंड है उसको लेके जा रहे हैं चराने। तो जैसे ही पशु इसके अंदर एंटर करेंगे, ठीक है, तो उनके खुरों से ये जो जमीन है इसकी पोरोसिटी, स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, ये सब खराब हो जाएगी। इसलिए अपने एक ही खेत के अंदर नहीं चराएंगे, हर साल अपने चेंज करेंगे खेत। हालांकि ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लो ये अपना खेत है तो एक साल अपने यहाँ पे चारागाह बनाएंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट साल होगा उसके उस टाइम अपने यहाँ पे बनाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे, ताकि एक ही एक जमीन पे जाएंगे पशु तो वो जमीन खराब हो जाएगी। इसलिए अपने अलग अलग चेंज करते रहते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, रोटेशनल फीडिंग। तो ये चारागाह दो प्रकार का होगा, प्राकृतिक और या कृत्रिम या अप्राकृतिक। और सबसे अच्छी कौन सी है, रोटेशनल फीडिंग या चक्रात्मक चारागाह। अब उसके बाद अपने बात करते हैं कि कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म है उनके बारे में। तो एक टर्म तो है क्रिप फीडिंग, क्रिप फीडिंग। ये क्रिप फीडिंग क्या है, तो भेड़ का जो बच्चा होता है ना उसको बोलते हैं अपने लैम्ब या मेमना। तो उसको जब अपने 4 से 15 दिन तक है ना ध्यान रखे, उसको अच्छा भोजन खिलाएंगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्रिप फीडिंग। किसको, इसमें इतना ध्यान रखना है, भेड़ का बच्चा, उसको क्या बोलेंगे, लैम्ब। उसको अच्छे ढंग से खिलाना। क्रिप फीडिंग क्या है, भेड़ का बच्चा है उसको बोलेंगे लैम्ब, और उसको अच्छे ढंग से खिलाना पिलाना है ना, वही क्रिप फीडिंग आएगा। उसके बाद में आता है फल्सिंग। क्या नाम, फल्सिंग। फल्सिंग क्या है, जब अपने भेड़ स्वयं को, यानी कि खुद भेड़ को अपने जब खिला रहे हैं ना तो उसको बोलेंगे फल्सिंग, और भेड़ के बच्चों को जब खिलाएंगे तो उसको बोलेंगे क्रिप फीडिंग। उसके बाद में आता है फेरोइंग। फेरोइंग फीडिंग। फेरोइंग फीडिंग क्या है, कोई ज्ञाबिन पशु है, अब अपने को पता चल गया कि ये 10-15 दिनों के अंदर ब्याने वाला है, ठीक है, तो
ब्याने से 4 से 15 दिन पहले और कुछ समय बाद तक जब अपने उसको गेहूं का चौकोर देते हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे फेरोइंग फीडिंग। इसमें क्या होगा, गाभिन पशु को ब्याने के 4 से 15 दिन पहले व कुछ दिन बाद तक गेहूं का चौकोर, ये गेहूं का जो चौकोर होता है ना, उसको अपने समझ सकते हैं कि जब अपने घर में गेहूं का आटा छानते हैं तो उसके अंदर जो छानस बचता है उसको बोलते हैं गेहूं का चौकोर। तो ये देना है ना, इसको ही बोलेंगे फेरोइंग फीडिंग। उसके बाद में एक क्वेश्चन हो रहता है कि जो चारा व दाना अनुपात है वो कितना होना चाहिए, जो मैंने आपको कल बताया था 2:1। एक मैंने आपको टर्म बताई सकलिंग, कौन सी, सकलिंग, कि जो बछड़ा है उसको माँ के साथ रख के पालना उसको बोलेंगे सकलिंग, और माँ से अलग कर देना उसको बोलेंगे वीनिंग। उसको क्या बोलेंगे, वीनिंग। एक क्वेश्चन हो रहा है कि जो बछड़ा है, नवजात बछड़ा है, उसको चारा या दाना ये कब, कितनी उम्र में खिलाना स्टार्ट कर देना चाहिए, तो 15 दिन की उम्र में। जो अपनों ने जो पहली पहली स्लाइड बनाई थी या जो टेबल बनाई थी उसके अंदर अपने पढ़ा कि 15 दिन की आयु के बाद में ना अपने उसको काफ स्टार्टर व हे देना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद में एक और है कि जो बुल है ना, बुल मतलब सांड, उसको किस हिसाब से अपने फीड करवाएंगे, बुल या सांड, सांड को आहार। अगर अपने सामान्य उद्देश्य से अगर सांड को आहार दे रहे हैं तो उसको देंगे 1 से 1.5 kg दाना, और अगर वो मध्यम या मध्यम कार्य कर रहा है, ठीक है, तो उसको देंगे 2 से 2.5 kg, और अगर वो भारी कार्य के लिए उपयोग में ले रहे हैं उसको या उपयोगी है वो, तो उसको देंगे 3 से 4 kg, और अगर वो प्रजनन योग्य है तो उसको देंगे 2 kg दाना। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं कि सामान्य कार्य हेतु, तो अगर सामान्य कार्य करवा रहे हैं तो उसको कितना देंगे, 1 से 1.5 kg। अगर मध्यम काम करवा रहे हैं उससे, मध्यम मध्यम कार्य है, तो उसको देंगे 2 से 2.5 kg। अगर भारी कार्य करवा रहे हैं सांड से तो उसको देंगे 3 से 4 kg। अगर यही सांड प्रजनन के अंदर उपयोगी है, यानी कि ब्रीडिंग ब्रीडिंग हेतु अपने इसका उपयोग कर रहे हैं, तो उसको देंगे 2 kg दाना प्रतिदिन। ये सब है ना पर डे है, ये ध्यान रखना आप, पर डे। एक और था कि जो बकरी है अगर वो 1 लीटर दूध दे रही है तो उसको चारा कितना देंगे, तो उसको चारा देंगे अपने 500 ग्राम। क्या चीज, बकरी है अगर मान लो 1 लीटर दूध दे रही है तो उसको कितना देंगे दाना, चारा कितना देंगे, 500 ग्राम ही। अब अपन बात करते हैं कि ये सब कुछ तो हो गया। अब अपनी बात करते हैं कि जो पशु यानी कि भेड़, बकरी, भैंस ये चारा खाएंगे, तो उस जो चारा खाने की जो प्रोसेस होती है उनको किन किन नामों से जानते हैं, चारा खाने की प्रक्रिया। तो अगर चारा है ना बकरी खा रही है तो उसके अंदर अलग नाम होगा, उसको बोलेंगे ब्राउजिंग, और जो भेड़ खा रही है तो उसको बोलेंगे ग्रेजिंग, और गाय और भैंस खा रही है तो उसको बोलेंगे स्टॉल फीडिंग। अगर बकरी चारा खा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, ब्राउजिंग। ये ब्राउजिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो बकरी होती है ना वो आगे वाले पांव उठा के फिर फीड करती है, तो इसलिए इसको ब्राउजिंग। और जो भेड़ होती है ना ये जमीन से खाती है, इसके लिए इसको बोलेंगे ग्रेजिंग। और जो गाय भैंस है उसके अंदर क्या है, गाय भैंस, तो इसको अपने
स्टॉल के अंदर फीडिंग कराते हैं, यानी कि अगर देसी भाषा के अंदर अपने बोले तो ठान, तो जो गाय भैंस है इसको अपने कौन सी फीडिंग करेंगे? स्टॉल फीडिंग। ये यहां तक तो ठीक है, पर एक क्वेश्चन आता है अलग, वो है कि जो सिटी गोट है या शहरी बकरी है, शहरी बकरी के नाम से कौन सी बकरी की नस्ल को जाना जाता है? तो बारबरी, यानी कि शहरी बकरी या सिटी गोट या बारबरी नस्ल। तो ये जो बारबरी नस्ल है ना, जब अपने इसको फीडिंग करवाएंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्टॉल फीडिंग। स्टॉल फीडिंग। हालांकि स्टॉल फीडिंग गाय और भैंस में पड़ा, पर ये अगर बारबरी नस्ल के रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें भी स्टॉल फीडिंग ही होगा। अब अपने जो पशु आहार है उसके अंदर एक लास्ट रहा है, वो क्या है कि जो चारा है ना वो इसी के अंदर आ जाता है। हालांकि इसको अपने ने पहले पढ़ लिया, पर एक बार और देख लेते हैं कि चारा के अंदर क्या क्या चीज आएगी। तो चारा, तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ा था आपने? एक तो हो गया हे, 2 नंबर पे साइलेज, 3 नंबर पे हाइलेज, 4 पे लूम या लूम, 5 पे पाला। तो हे क्या है? ये हे है सूखा चारा, साइलेज क्या होगा? हरा चारा, और हाइलेज क्या होगा? ये होता साइलेज के जैसा ही है, पर इसके अंदर जो नमी है वो साइलेज के अंदर तो होती है 60%, पर जो हाइलेज है इसके अंदर नमी होगी वो होगी 45 से 55%। उसके बाद में आता है लूम। तो लूम क्या है? ये खेजड़ी की जब पत्तियां अपने पशुओं को खिलाते हैं ना तो उसको बोलते हैं लूम। इनके अंदर प्रोटीन ज्यादा मात्रा के अंदर होता है। और उसके बाद में आता है पाला। जो पाला क्या है? जड़बेरी, यानी कि जो देसी बोर होता है ना उसकी पत्तियां अपने अगर खिलाएंगे ना पशु को तो उसको बोलेंगे पाला। एक और था कि जब अपने संतुलित आहार या बैलेंस डाइट पढ़ा था उसके अंदर था कि नमक, जल होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो उसके अंदर क्वेश्चन आता है कि नमक होता है ना जो, वो कितना होना चाहिए? तो नमक की मात्रा आप ध्यान रखना, 25 ग्राम तो जरूरी है ही, इतना तो होना ही चाहिए कम से कम। और एक उसमें था खनिज लवण। खनिज लवण कितना होना चाहिए? 25 से 30 ग्राम। खनिज लवण के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है? तो खनिज लवण के अंदर सोडियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, फॉस्फोरस आ जाता है, सल्फर आ जाता है, ये सब चीजें आती है। और एक था प्रोटीन। तो प्रोटीन कितना चाहिए? प्रोटीन लगभग 14 से 15% होना चाहिए जो अपने आहार दे रहे हैं उसके अंदर। तो जो आज की क्लास है वो अपनी आहार का जो टॉपिक है वो अपना पूरा हो गया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।